फटाफट से बच्चा पार्टी आ जाइए और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो कि हमारे ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर है उसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पर भी नजर डाल लीजिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट से अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई जब हमने नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया, और इस सिचुएशन को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, मतलब रोका कैसे जा सकता है, सावधानी क्या बरती जा सकती है। तो देखिए, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड जब हमने इनडिस्क्रिमिनेट, देखो यार ये ना वही वाली बात इन्होंने फिर से कर दी है। ये 3 पॉइंटर्स ये आपको लिखने हैं। सबसे पहली चीज है इनडिस्क्रिमिनेट यूज होने से क्या हुआ, डिप्लीशन ऑफ। ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा यूज कर रहे हैं तो कमी होगी ना, तो रिसोर्सेज डिप्लीट होने लग गए, जिसकी वजह से क्यों हो रहे हैं डिप्लीट, इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों के लालच की पूर्ति के लिए रिसोर्सेज खत्म होते चले जा रहे हैं। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हैज और हैव नॉट्स की सोसाइटी क्रिएट हो गई है। कुछ लोगों के पास कुछ ज्यादा ही है रिसोर्सेज, कुछ लोगों के पास बिल्कुल है ही नहीं। उसके बाद इंक्रीज इन ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, एक क्राइसिस क्रिएट हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन जैसी दिक्कतें आ रही हैं। अब हम इस क्राइसिस को रोक कैसे सकते हैं, तो रिसोर्सेज को जुडिशियस तरीके से सावधानी बरत के यूज करना पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। मतलब यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, रिसोर्सेज को शेयर करना चाहिए सभी के साथ में बराबर तरीके से, ताकि सभी तक रिसोर्सेज की पहुंच हो। हैज और हैव नॉट्स वाली कहानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग करनी है और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की तरफ अग्रसर होना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, एजेंडा 21 क्या है। तो यार ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन है जो कि साइन करा गया था वर्ल्ड लीडर्स द्वारा इन 1992 एट दी यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, जो कि रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुई थी। इसका मुद्दा क्या था, एम क्या था, ऑब्जेक्टिव था टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2 प्रिंसिपल्स इसके हैं। सबसे पहला टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, जीत हासिल करनी है, एनवायरमेंट को डैमेज होने से रोकना है, पॉवर्टी हटानी है, डिसीज हटाना है। किस तरीके से, ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू। सारी कंट्री साथ में कोऑपरेट करेंगी, मिलजुल कर चलेंगी, क्योंकि सभी की म्यूचुअल नीड्स है, कॉमन इंटरेस्ट है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर लोकल गवर्नमेंट को अपना लोकल एजेंडा 21 ड्रॉ करना चाहिए। पूरी कहानी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग की 3 स्टेजेस कैसे हैं, हर जगह तक रिसोर्स को कैसे पहुंचाओगे। सबसे पहले तो ढूंढोगे कि कहां पर कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्स मिल रहा है। फर्स्ट स्टेप ही आता है आइडेंटिफाई करना, इन्वेंटरी रिसोर्सेज की ढूंढना, हर जगह हर रीजन में ढूंढना कि कौन सा रिसोर्स मिल रहा है, कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है। सर्वे, मैपिंग, क्वालिटेटिव, क्वालिटी, किस क्वालिटी में मिल रहा है, किस क्वांटिटी में मिल रहा है, मेजर करना है। उसके बाद एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना है, जहां पर आपको क्या करना है। अब आपको पता चल गया कि कौन सा रिसोर्स कहां पे है, कितनी अच्छी क्वालिटी का है और कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप आता है उसको एक्सट्रैक्ट करना। अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल्ड लोग होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, वो सब होगा। फिर जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे, देन द लास्ट स्टेप इज टू मैच द रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। अब उस जगह से उस रिसोर्स को लेना है और हर उस जगह तक पहुंचाना है जहां पर वो रिसोर्स है नहीं, ठीक है। तो ये सारा हमारा रिसोर्स प्लानिंग का स्ट्रक्चर है, सभी को पता है। 3 स्टेप्स हैं। नेक्स्ट आता है 3 ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि लैंड डिग्रेडेशन के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों यहां पर ना बड़े अच्छे से मेरी बात को सुन लो। लैंड डिग्रेडेशन पहली बात तो क्यों हुआ है, और लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब कंजर्व कैसे करेंगे जमीन को, वो सारे पॉइंटर्स भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ डिग्रेडेशन की बात करी गई है, बट लैंड कंजर्वेशन वो भी अच्छे से टॉपिक पढ़ लेना। सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन का कारण है माइनिंग, बहुत सारी। अच्छा, कहां पर कारण है माइनिंग, तो ये भी देख लीजिए। माइनिंग और कोरिंग एक्टिविटीज एक्सपैंड हो गई, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, ओडिशा, ठीक है, इन सब जगहों पे डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में डिफॉरेस्टेशन की वजह से माइनिंग हुई, पेड़ वेड़ काटे माइनिंग करने के लिए, जिस कारणवश लैंड डिग्रेडेशन हुआ। तो इन सब जगहों पे माइनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, या डिफॉरेस्टेशन जो कि माइनिंग की वजह से हुआ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। फिर ओवर ग्रेजिंग की बात करें, जरूरत से ज्यादा चारा चरवाने की, तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ। ओवर इरिगेशन, जरूरत से ज्यादा पानी डाल दिया, ठीक है, अपनी फसल पे, तो ये कहाँ होगा, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जहां सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। तो यहाँ पे ओवर इरिगेशन की वजह से हम लोग देखते हैं वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी बढ़ गई, सॉइल में एल्कलिनिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ। एंड लास्ट है मिनरल प्रोसेसिंग, जब आप लाइमस्टोन को ग्राइंड करते हो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और कैल्साइट और सोपस्टोन सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए, तो इससे बहुत सारी डस्ट जनरेट होती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है, ये डस्ट जो है ना जम जाती है जमीन के ऊपर, जम जाती है, पानी जो है वो सॉइल को सीप करके नीचे नहीं जा पाता। तो ये सारी चीजें हैं।
इनफिल्ट्रेशन, नीचे तक जा ही नहीं पाता है, हमारे क्रॉप्स को मिल ही नहीं पाता है, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। ऑल राइट, उसके बाद यहाँ पर बात करी गई है सॉइल इरोजन को एक्सप्लेन कीजिए। 2 टाइप के सॉइल इरोजन बताओ जो इंडिया में पाए जाते हैं और कौन कौन से कॉजेज है सॉइल इरोजन के। तो पूरी सॉइल इरोजन की कहानी यहाँ लिख डालेंगे हम लोग। सॉइल इरोजन क्या होता है? अपर लेयर ऑफ सॉइल का हटना, जो टॉप सॉइल की लेयर होती है जब वो हट जाती है, चाहे वो किसी भी चीज से हटी हो, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हटी हो, नेचर जो है नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से हटी हो, व्हाटएवर इट इज, जब आपकी ऊपर लेयर जो है वो जो डिस्ट्रॉय हो जाती है बहुत से एजेंट्स की वजह से, तो दैट इज सॉइल इरोजन। 2 टाइप का सॉइल इरोजन अगर हम बात करें, गली इरोजन होता है जब तेजी से बहता हुआ पानी क्लेई सॉइल जो गिलगिली मिट्टी होती है उसके बीच में से डीप चैनल्स बनाता हुआ जाता है, इसको हम लोग गली इरोजन बोलते हैं। और शीट इरोजन क्या होता है? जब पानी पूरी की पूरी तेज एक शीट को बहा के सॉइल के अपने साथ ले जाता है, तो दैट इज शीट इरोजन। कौन कौन से कॉजेज हैं? बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सारी हमारे सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और नेचुरल चीजों की अगर हम बात करें तो विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये सारी चीजों ने भी हमारा सॉइल इरोजन किया है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल। रनिंग वाटर कट्स थ्रू, वही सब लिखा है। विंड इरोजन भी होता है, चलो ये सब हमें पता है। उसके बाद कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए? तो यार यहाँ पे 4 चीजें हैं, कॉन्टोर प्लाउइंग, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स। अच्छे से लर्न कर लेना। ये हिली एरियाज लिखा है, हिली एरियाज में तो ये दोनों करेंगे, टेरेस और कॉन्टोर। लेकिन सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए ये 4 चीजें तो लिख ही लीजिएगा। कॉन्टोर प्लाइंग है, प्लाइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस, जिससे कि पानी का फ्लो हम थोड़ा धीमा कर सकें स्लोपी एरियाज में और सॉइल इरोजन को रोक सकें। फिर है टेरेसेस को बनाना, जैसे हिली एरियाज में ऐसे स्लोप होता है, पर हम क्या करेंगे, ऐसे टेरेसेस बना देंगे ताकि आपके पानी का, हवा का जो बहाव है उसको हम कम कर सकें। और फार्मिंग कर देते हैं यहाँ पे, बीच में यहाँ पे क्रॉप व्रॉप उगा देंगे, खेती कर देंगे। ठीक है, तो वही पानी और हवा के फ्लो को कम करने के लिए, डिसेलरेट करने के लिए। स्ट्रिप क्रॉपिंग करी जाती है बीच बीच में। हम देखो बड़े बड़े फील्ड्स को डिवाइड करा जाता है स्ट्रिप्स में, और स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन टू लेफ्ट बिटवीन द क्रॉप्स। क्रॉप्स हैं, जैसे ये क्रॉप्स हैं, यहाँ क्रॉप्स हैं, इनके बीच में जो घास लगा दी जाएगी, घास लगा दी जाएगी कि भाई हवा के फ्लो को तोड़ने के लिए, ताकि हवा का फ्लो आगे हमारी मिट्टी को अपने साथ ना लेकर जाए। चौथी चीज है शेल्टर बेल्ट्स। तो पूरे ऐसे बाउंड्री पर क्या है, पेड़ और बुशेस उगा दोगे बड़ी बड़ी सी, ताकि उससे भी हम लोग अपना जो है सॉइल को उड़ने से, हटने से रोक सके। तो ये 4 चीजें हैं सॉइल को कंजर्व करने की। और इसी के साथ आ जाते हैं अपने 7वें प्रश्न पर, जो कि है रेगुर सॉइल के बारे में। बच्चों अच्छे से पढ़ लेना ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल को। हमें पता है कि ये फाइन क्ले मटेरियल से बना होता है, बहुत अच्छी कैपेसिटी है मॉइस्चर होल्ड करने की, मॉइस्चर होल्ड करके रखता है हमारा ब्लैक सॉइल। साथ ही में अच्छे जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम जैसे। लेकिन एक जो चीज इसमें मौजूद नहीं होती वो होता है फॉस्फोरिक कंटेंट। डीप क्रैक्स में डेवलप होता है हॉट वेदर, प्रॉपर एरेशन। तो जब गर्मी आती है ना, तो इस मिट्टी में डीप क्रैक्स आ जाते हैं। जैसे आटे का ही एग्जांपल लेंगे। आटे का जैसे पेड़ा आप बनाते हो, अगर धूप में रखोगे तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, उसी तरीके से ब्लैक सॉइल में भी होता है। ठीक है, तो जिससे कि हवा जो है सॉइल के अंदर तक चली जाती है, एयरेशन हो जाता है सॉइल का। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन का क्रॉप सबसे अच्छा ब्लैक सॉइल में उगता है, इस वजह से इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। तो यार ब्लैक सॉइल की यही कैरेक्टरिस्टिक है कि गर्मी पड़ने पे क्रैक्स हो जाएंगे, जिससे एयरेशन हो जाएगी सॉइल की, और अगर बरसात पड़ेगी तो गिलगिला सा हो जाएगा, दलदल सा बन जाएगा उसमें। चलिए, उसके बाद 8वां प्रश्न यहाँ पर है हमारे, कौन सा सॉइल पाया जाता है रिवर डेल्टाज में? बेसिकली यहाँ एलुवियल सॉइल की बात करी जा रही है, और हम लोग एलुवियल सॉइल के फीचर्स को बता देंगे। तो ये जो है 3 रिवर सिस्टम द्वारा फॉर्म हुआ है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। ये 3 रिवर सिस्टम्स की ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, उन सभी के थ्रू जो सैंड सिल्ट क्ले डिपॉजिट हुआ, उसी से हमारा एलुवियल सॉइल बना है। ठीक है, वेरियस प्रोपोर्शन सैंड सिल्ट क्ले के मौजूद होते हैं, बहुत फर्टाइल सॉइल है, इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम जैसी चीजें मौजूद हैं। आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी यानी कि चावल, गेहूं और बाकी सीरियल क्रॉप्स इसमें बहुत अच्छे से उगते हैं, अच्छी फर्टिलिटी है इसमें। एंड रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल इंटेंसली कल्टिवेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड। दैट इज वाई कि जहां जहां पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा रहती है और खेती भी ज्यादा होती है, क्योंकि काफी फर्टाइल सॉइल है। तो इसी के साथ हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस खत्म होते हैं फ्रॉम द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अच्छे से इनको लर्न कर लेना, पढ़ लेना, सबका सब जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आई विल सी यू गाइस लेटर, बाय बाय।